A Thousand Splendid Suns, चैप्टर 24। यह सीटी बजाना, लैला ने तारिक से कहा। यह सीटी बजाना मुझे किसी भी चीज से ज्यादा नफरत है। तारिक ने जानबूझकर सिर हिलाया। लैला ने बाद में सोचा, सीटी बजना अपने आप में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सीटी बजने पर उसके प्रभाव के बीच के सेकंड महत्वपूर्ण थे। रुका हुआ महसूस करने का संक्षिप्त और अंतहीन समय, ना जानना, इंतजार, जैसे कोई मुद्दई फैसला सुनने वाला हो। अक्सर ऐसा खाने के वक्त होता था, जब वह और भाभी मेज पर होते थे। जब यह शुरू होता था तो उनके सिर झटके से ऊपर उठ जाते थे। वे सीटी की आवाज सुनते थे, हवा में कांटे, मुंह में बिना बजाया हुआ खाना। लैला को उनके अज्जले चेहरों का अस्प धप्प अंधेरी खिड़की में दिखाई देता था। दीवार पर उनकी परछाइयां स्थिर, सीटी की आवाज, फिर धमाका, कहीं और, उसके बाद सांसों का उफान, और यह एहसास कि फिलहाल वे बच गए हैं, जबकि कहीं और चीख पुकार और धुएं से घुटते बादलों के बीच हाथापाई, नंगे हाथों से खुदाई, मलबे के बीच बची हुई एक बहन, एक भाई, एक पोते को निकालने का उन्माद। लेकिन बच निकलने का दूसरा पहलू यह था कि कौन नहीं बच पाया। यह सोचकर पीड़ा होती थी। हर रॉकेट विस्फोट के बाद लैला सड़क पर दौड़ती, हकलाते हुए प्रार्थना करती, यकीन से कहती कि इस बार जरूर, इस बार तारिक ही होगा जो मलबे और धुएं के नीचे दबा हुआ मिलेगा। रात में लैला बिस्तर पर लेटी अपनी खिड़की से अचानक चमकती सफेद चमक को देखती रहती। वह स्वचालित गोलियों की गड़गड़ाहट सुनती और ऊपर से गुजरते रॉकेट की आवाजें गिनती, जैसे घर हिल रहा हो और छत से प्लास्टर के टुकड़े उस पर बरस रहे हों। कुछ रातें जब रॉकेट की रोशनी इतनी तेज होती कि कोई किताब पढ़ सकता था, नींद नहीं आती थी, और अगर आती भी तो लैला के सपने में आग, अलग हुए अंगों और घायलों की कराह से भरे होते। सुबह कोई राहत नहीं मिलती। मुअज्जिन की नमाज की आवाज सुनाई दी और मुअज्जिद्दीन ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी। पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ी, फिर कालीन समेटे हुए बंदूकें भरी गईं और पहाड़ों ने काबुल पर गोलियां चलाईं और काबुल ने भी पहाड़ों पर जवाबी गोलियां चलाईं, और लैला के शहर के बाकी लोग असहाय होकर देखते रहे, जैसे बूढ़ा सैंटियागो शार्क को अपनी कीमती मछली को काटते हुए देख रहा था। लैला जहां भी जाती उसे मसूद के आदमी दिखाई देते। वह उन्हें सड़कों पर घूमते और हर कुछ 100 गज पर पूछताछ के लिए गाड़ियां रोकते देखती। वे अपनी वर्दी और हर जगह मौजूद पकोले पहने टैंकों के ऊपर बैठकर सिगरेट पीते। वे चौराहों पर रेत के ढेर के पीछे राहगीरों को झांकते रहते। लैला अब ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, और जब भी जाती थी तारिक हमेशा उसके साथ होता था, जो इस बहादुरी भरे कर्तव्य का आनंद लेता था। मैंने एक बंदूक खरीदी है, उसने एक दिन कहा। वे बाहर लैला के आंगन में नाशपाती के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे थे। उसने उसे दिखाई। उसने उसे बताया कि यह एक सेमी ऑटोमेटिक बेरोटा है। लैला को यह बस काली और जानलेवा लग रही थी। मुझे यह पसंद नहीं, उसने कहा। बंदूकें मुझे डराती हैं। तारिक ने अपने हाथ में रखी मैगजीन को पलट दिया। पिछले हफ्ते करते से कि एक घर में 3 लाशें मिली, उसने कहा। सुना? बहनें, तीनों के साथ बलात्कार हुआ, उनके गले काटे गए, किसी ने उनकी उंगलियां, अंगूठियां काट ली। पता चल रहा है उन पर दांतों के निशान थे। मैं यह नहीं सुनना चाहता। मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, तारिक ने कहा, लेकिन मुझे बस इसे उठाकर अच्छा लग रहा है। अब वह सड़कों पर उसकी जीवन रेखा था। उसने उसकी बातें सुनी और उसे दबा दी। तारिक ही वह व्यक्ति था जिसने उसे बताया था। उदाहरण के लिए, पहाड़ों में तैनात मलेशिया के लोग अपनी निशानेबाजी को निखारते हैं और इस निशानेबाजी पर दांव लगाते हैं।
नीचे आम लोगों को गोली मारकर, चाहे वे पुरुष हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, जिन्हें बेतरतीब ढंग से चुना जाता है। उन्हें उसे बताया है कि वे कारों के रॉकेट दगाते हैं, लेकिन किसी कारण से टैक्सियों को छोड़ देते हैं, जिससे लैला को हाल ही में लोगों द्वारा अपनी कारों पर पीले रंग का स्प्रे छिड़कने की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण समझ आया। तारिक ने उसे काबुल के भीतर की विश्वासघाती बदलती सीमाओं के बारे में बताया। मिसाल के तौर पर लैला ने उसे शिक्षा दी कि बाईं और दूसरे बबूल के पेड़ तक जाने वाली यह सड़क एक सरदार की है, कि अगले 4 ब्लॉक जो ध्वस्त हो चुकी दवाखाने के बगल वाली बेकरी की दुकान पर खत्म होते हैं, किसी दूसरे सरदार का इलाका है, और अगर वह उस सड़क को पार करके आधा मील पश्चिम की ओर चली जाए तो वह खुद को किसी और सरदार के इलाके में पाएगी और इसलिए स्नाइपर फायरिंग का निशाना बन जाएगी। और अब मैमी के नायकों को यही कहा जाता था, सरदार। लैला ने उन्हें तोफंगदार भी कहते सुना, राइफलमैन। दूसरे लोग भी उन्हें मुजाउद्दीन कहते थे, लेकिन जब वे ऐसा कहते थे तो मुंह बनाते थे, एक व्यंग्यात्मक अप्रिय चेहरा। यह शब्द गहरी घृणा और गहरी अवमानना से भरा होता था, मानो कोई अपमान हो। तारिक ने मैगजीन वापस अपनी हैंडगन में डाल ली। क्या तुमने क्या तुम में यह क्षमता है? लैला ने पूछा। इस चीज को इस्तेमाल करना, इससे मारना? तारिक ने बंदूक अपनी डेनिम की कमर में खोस ली। फिर उसने एक प्यारी और भयानक बात कही। तुम्हारे लिए, उसने कहा। मैं तुम्हारे लिए इससे जान भी ले सकता हूँ, लैला। वह उसके करीब सरक गया और उनके हाथ एक बार फिर दोबारा छू गए। जब तारिक की उंगलियां हिचकिचाते हुए लैला की उंगलियां छूने लगीं, तो लैला ने उन्हें जाने दिया, और जब अचानक वह झुककर उसके होठों से होठ मिल गए, तो लैला ने उसे फिर जाने दिया। उस वक्त लैला को मम्मी की प्रतिष्ठा और मैना पक्षियों की सारी बातें बेमानी सी लग रही थी, बेतुकी भी। इस मारकाट, लूटपाट, इस सारी कुरूपता के बीच यहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर तारिक को चूमना एक हानि रहित बात थी, एक छोटी सी बात, एक आसानी से माफ की जा सकने वाली भोग विलासिता। इसलिए उसने उसे चूमने दिया, और जब वह पीछे हटा तो वह झुकी और उसे चूम लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उसका चेहरा झनझना रहा था, उसके पेट में आग जल रही थी। उस वर्ष जून 1992 में पश्चिमी काबुल में सरदार सय्याफ की पश्तून सेना और वहदत गुट के हजारों लोगों के बीच भीषण लड़ाई चल रही थी। गोलाबारी से बिजली के तार टूट गए, दुकानें और घरों के पूरे ब्लॉक तबाह हो गए। लैला ने सुना कि पश्तून मिलिशिया हजारों लोगों के घरों पर हमला कर रहे थे, घरों में घुसकर पूरे परिवारों को गोली मार रहे थे, बिल्कुल मौत के घाट उतारने की शैली में। और हजारों लोग पश्तून नागरिकों का अपहरण करके, पश्तून लड़कियों के साथ बलात्कार करके, पश्तून इलाकों पर गोलाबारी करके और अंधाधुंध हत्याएं करके जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। हर दिन लाशें पेड़ों से बंधी हुई मिलती थी, कभी कभी इतनी जली हुई कि पहचानना मुश्किल हो जाता था। अक्सर उनके सिर में गोली मार दी जाती थी, उनकी आंखें निकाल दी जाती थी, उनकी जीभ काट दी जाती थी। बाबी ने मैमी को काबुल छोड़ने के लिए फिर से मनाने की कोशिश की। वे हल निकाल लेंगे, मैमी ने कहा। यह लड़ाई अस्थायी है, वे बैठकर कोई न कोई हल निकाल लेंगे। फरीबा, फरीबा, ये लोग तो बस जंग जानते हैं, बाबी ने कहा। इन्होंने एक हाथ में दूध की बोतल और एक हाथ में बंदूक लेना सीखा है। तुम कौन होते हो कहने वाले? मैमी ने पलट कर जवाब दिया। क्या तुमने जिहाद लड़ा है? क्या तुमने अपना सब कुछ त्याग कर अपनी जान जोखिम में डाली है? अगर मुजाहिदीन ना होते तो हम सब अब भी सोवियत संघ के गुलाम होते, याद है? और अब तुम हमें उनके साथ गद्दारी करने पर मजबूर कर रहे हो। हम विश्वासघात करने वाले नहीं हैं, फरीबा। तो फिर तुम जाओ, अपनी बेटी को लेकर भाग जाओ। मुझे एक पोस्ट कार्ड भेज दो, लेकिन शांति आ रही है
और मैं तो उनका इंतज़ार करूँगी। सड़कें इतनी असुरक्षित हो गईं कि भाभी ने एक अकल्पनीय कदम उठाया। उसने लैला का स्कूल छुड़वा दिया। उन्होंने खुद ही अध्यापन का काम सँभाल लिया। लैला हर रोज़ सूर्यास्त के बाद उनके अध्ययन कक्ष में जाती थी और जब तक हिकम तैयार शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके से मसूद पर रॉकेट दागते थे, तो भाभी और लैला हाफिज़ की गज़लों और प्रिय अफ़गान कवि उस्ताद खलीलुल्लाह खज़ीली की रचनाओं पर चर्चा करते थे। भाभी ने उन्हें द्विघात समीकरण निकालना सिखाया, बहुपदों का गुणनखंडन करना, प्रचलित वक्र बनाना सिखाया। जब वे पढ़ाते थे, तो भाभी का रूप बदल जाता था। अपनी किताबों के बीच अपने तत्व में वे लैला को ज़्यादा लंबे लगते थे। उनकी आवाज़ किसी शांत, गहरी जगह से उठती हुई प्रतीत होती थी और वे ज़्यादा पलकें नहीं झपकाते थे। लैला ने उन्हें वैसा ही चित्रित किया, जैसा वे कभी रहे होंगे। अपने ब्लैक बोर्ड को सुंदर स्वाइप से मिटाते हुए, एक छात्र के कंधे के ऊपर देखते हुए पितावत और ध्यान से। लेकिन ध्यान देना आसान नहीं था। लैला बार-बार विचलित हो रही थी। पिरामिड का क्षेत्रफल कितना होता है? भाभी पूछती और लैला बस तारिक के होठों की भरावट, उनके मुंह पर उनकी सांसों की गर्मी, उसकी भूरी आंखों में अपना अक्स सोच पाती। पेड़ के नीचे से उसने उसे 2 बार चूमा था, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा जोश से, और उसने सोचा, कम बेढंगेपन से। दोनों बार वह उसे उस अंधेरी गली में चुपके से मिली थी, जहाँ उसने मम्मी की लंच की पार्टी वाले दिन सिगरेट पी थी। दूसरी बार उसने उसे अपने स्तन छूने दिए थे। हाँ, पिरामिड क्षेत्र। आप कहाँ हैं? माफ़ करना भाभी। ओह, चलो देखते हैं। पिरामिड, पिरामिड। आधार के क्षेत्रफल का 1/3 गुणा ऊंचाई। भाभी ने अनिश्चितता से सिर हिलाया। उनकी निगाहें उस पर टिकी रहीं और लैला ने तारिक के हाथों के बारे में सोचा, जो उसके स्तन को दबा रहे थे, उसकी पीठ के निचले हिस्से से नीचे सरक रहे थे और वे दोनों चूम रहे थे और चूम रहे थे। जून के उसी महीने में गीति अपने 2 सहपाठियों के साथ स्कूल से घर लौटी। गीति के घर में सिर्फ 3 ब्लॉक की दूरी पर एक आवारा रॉकेट लड़कियों पर आकर गिरा। उस भयानक दिन के बाद लैला को पता चला कि गीति की मां नीला उस गली में उधर-उधर दौड़ती रही थी, जहाँ गीति की हत्या हुई थी। अपनी बेटी के मांस के टुकड़े एक प्रमन में इकट्ठा करती थी, पागलों की तरह चीखती हुई। गीति का सड़ता हुआ दाहिना पैर, जो अभी भी नायलॉन के मोजे और बैंगनी रंग के स्नीकर में था, 2 हफ्ते बाद एक छत पर मिला। हत्याओं के अगले दिन गीति की फतिहा में लैला रोती हुई औरतों से भरे कमरे में स्तब्ध बैठी थी। यह पहली बार था कि जिसे लैला जानती थी, जिसके करीब थी, जिससे प्यार करती थी, उसकी मौत हो गई थी। वह इस अथाह सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ पाई थी कि गीति अब जिंदा नहीं रही। गीति, जिसके साथ लैला ने कक्षा में गुप्त नोट्स का आदान प्रदान किया था, जिसके नाखूनों को उसने पॉलिश किया था, जिसकी ठुड्डी के बाल उसने चिमटी से नोचे थे। गीति, जो गोलकीपर साबिर से शादी करने वाली थी। गीति मर चुकी थी। वह मर गई थी, टुकड़े टुकड़े हो गई थी। आखिरकार लैला अपनी दोस्त के लिए रोने लगी और वे सारे आंसू जो अपने भाइयों के जनाजे पर नहीं बहा पाई थी, बह निकले। थैंक यू। A Thousand Splendid Suns, Chapter 25। लैला मुश्किल से ही हिल पा रही थी, मानो उसके हर जोड़ में सीमेंट जम गया हो। बातचीत चल रही थी और लैला जानती थी कि वह बातचीत के एक छोर पर है, लेकिन वह खुद को उससे दूर महसूस कर रही थी, मानो वह बस छुपकर सुन रही हो। जैसे जैसे तारिक बोल रहा था, लैला को अपनी जिंदगी एक सड़ी हुई रस्सी की तरह दिखाई दे रही थी, जो टूट रही थी, उखड़ रही थी। उसके रेशे अलग हो रहे थे, गिर रहे थे। अगस्त 1992 की वह दोपहर गर्म और उमस भरी थी और वे
लैला के घर की बैठक कक्ष में थे। मम्मी को पूरे दिन पेट में दर्द रहा था और कुछ मिनट पहले हिकमत यार द्वारा दक्षिण से छोड़े जा रहे रॉकेटों के बावजूद भाभी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। और अब तारिक लैला के बगल में सोफे पर बैठा जमीन की ओर देख रहा था, दोनों हाथ घुटने के बीच, या कहते हुए कि वह जा रहा था, न पड़ोस न काबुल, बल्कि पूरा अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था। लैला अंधी हो गई थी। कहाँ? तुम कहाँ जाओगे? पहले पाकिस्तान, पेशावर, फिर पता नहीं, शायद हिंदुस्तान, ईरान। कितनी देर? कितना समय? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, आप ये सब कब से जानते हैं? मैं तुम्हें बताने ही वाला था लैला, कसम से, पर कह नहीं पाया। मुझे पता था कि तुम परेशान हो जाओगी। कब? कल। कल? वहाँ मेरी ओर देखो। कल। यह मेरे पिता हैं। उनका दिल अब नहीं रह सकता। यह सब लड़ाई और हत्या। लैला ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसकी छाती में भय का गुबार भर आया। उसे यह सब आते हुए देखना चाहिए था। उसने सोचा, उसके जानने वाले लगभग सभी लोग अपना सामान समेट कर चले गए थे। मोहल्ले में जाने पहचाने चेहरे लगभग गायब हो गए थे। और अब मुजाहिदीन गुटों के बीच लड़ाई छिड़ने के केवल 4 महीने बाद लैला सड़कों पर किसी को भी मुश्किल से पहचान पाती थी। हसीना का परिवार मई में तेहरान भाग गया था। वाजमा और उसका परिवार उसी महीने इस्लामाबाद चले गए थे। गियती के माता पिता और उनके भाई बहन जून में गियती की हत्या के तुरंत बाद चले गए थे। लैला को नहीं पता था कि वे कहाँ गए थे। उसने एक अफवाह सुनी थी कि वे ईरान की मसाद की ओर जा रहे हैं। लोगों के जाने के बाद उनके घर कुछ दिनों तक खाली पड़े रहे। फिर मलेशिया के लोग या वे अजनबी लोग आ गए। सब जा रहे थे और अब तारिक भी। और मेरी माँ अब जवान औरत नहीं रही थी। वह कह रहा था, वे हर समय बहुत डरती हैं लैला, मेरी तरफ देखो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। कृपया मुझे देखो। लैला के मुंह से एक कराह निकली, फिर एक चीख निकली और फिर वह रो पड़ी। जब वह अपने अंगूठे से उसके गाल पोंछने लगा तो उसने उसका हाथ झटक दिया। यह स्वार्थी और अतार्किक था, लेकिन उसे उस पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे छोड़ दिया। तारिक, जो मानो उसका एक हिस्सा था, उसकी परछाई हर याद में उसके साथ घूमती रहती थी। वह उसे कैसे छोड़ सकता था? उसने उसे थप्पड़ मारा, फिर उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा, फिर उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा और उनके बाल खींचे और उसे उसकी कलाई पकड़नी पड़ी। और वह कुछ ऐसा कह रहा था जो वह समझ नहीं पा रही थी। वह धीरे से, समझदारी से कह रहा था और वह फिर से अपने होठों पर उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकी। और जब अचानक वह आगे झुका तो वह भी आगे झुक गई। आने वाले दिनों और हफ्तों में लैला बेचैनी से सब कुछ याद करने की कोशिश करेगी कि आगे क्या हुआ। जलते हुए संग्रहालय से भागते हुए किसी कला प्रेमी की तरह वह जो कुछ भी पा सके, एक नज़र, एक फुसफुसाहट, एक कराह, उसे नाश होने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसे पकड़ लेगी। लेकिन समय सबसे बेरहम आ गए और वह अंततः सब कुछ नहीं बचा सकी। फिर भी उसके पास ये थे, नीचे दर्द की वह पहली जबरदस्त पीड़ा, गलीचे पर सूरज की रोशनी का झुकाव, उसकी एड़ी उसके पैर की ठंडी कठोरता को छू रही थी, जो उनके बगल में पड़ा था, जल्दी ही खोला गया था। उसके हाथ उनकी कोहनियों को थामे हुए थे। उनके कॉलर बोन के नीचे उल्टा मैंडोलिन के आकार का जन्म चिन्ह लाल चमक रहा था। उसका चेहरा उसके चेहरे पर मंडरा रहा था। उसके काले घुंघराले बाल झूल रहे थे। उसके होठों उसकी ठुड्डी को गुदगुदा उसके होंठ उसकी ठुड्डी को गुदगुदा रहे थे। यह डर
कि उन्हें पकड़ लिया जाएगा। अपनी ही हिम्मत, अपने साहस पर अविश्वास, अजीब और अवर्णनीय सुख दर्द से गुथी हुई। और तारिक पर नजरें, अनगिनत नजरें, आशंका, कोमलता, माफी, शर्मिंदगी, लेकिन ज्यादातर भूख की। उसके बाद तो मानो उन्माद छा गया। जल्दी जल्दी कमीजों के बटन लगाए गए, बेल्ट बांधी गई, बालों में उंगलियों से बालों में उंगलियों से कंघी की गई। वे बैठे, वे फिर बैठे, एक दूसरे के पास, एक दूसरे की खुशबू से सराबोर, उसकी भयावहता के सामने अवाक। उन्होंने क्या किया था? लैला ने गलीचे पर खून की 3 बूंदें देखी, अपना खून, और कल्पना की कि उसके माता पिता बाद में इसी सोफे पर बैठे होंगे, उस पाप से बेखबर जो उसने किया था। और अब शर्मिंदगी, अपराध बोध और ऊपर घड़ी की आवाज लैला के कानों के लिए असंभव रूप से तेज हो गई, मानो किसी जज का हथौड़ा बार बार उसे सजा सुना रहा हो। अब तारिक ने कहा, मेरे साथ आओ। एक पल के लिए लैला को लगभग यकीन हो गया कि यह हो सकता है। वह, तारिक और उसके माता पिता साथ साथ निकल पड़े, अपना सामान बांधते, बस में चढ़ते, इस सारी हिंसा को पीछे छोड़ते, या तो आशीर्वाद ढूंढने निकल पड़े या मुसीबत। और जो भी आएगा वे उसका मिलकर सामना करेंगे। वह उदास अकेलापन, वह जानलेवा अकेलापन, वह इंतजार कर रहा था। ऐसा होना जरूरी नहीं था। वह जा सकती है। वे साथ रह रहे थे। उनके पास इस तरह की और भी दोपहरें होंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लैला। जब से वे जमीन पर थे, पहली बार उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसने उसके चेहरे को देखा। इस बार कोई शरारत नहीं थी। उसकी नजर दृढ़ विश्वास, निष्कपट, फिर भी अटल गंभीरता से भरी थी। तारिक, मुझे तुमसे शादी करने दो लैला। आज हम शादी कर सकते हैं। उन्होंने और भी बातें कहनी शुरू की। मस्जिद जाने, मुल्ला गवाहों के लिए एक जोड़े, एक त्वरित निक्का आदि के बारे में। लेकिन लैला मैमी के बारे में सोच रही थी, जो मुजाहिदीन की तरह जिद्दी और समझौता न करने वाली थी। उसके चारों ओर का वातावरण विद्वेष और निराशा से भरा हुआ था। और वह भाभी के बारे में सोच रही थी, जिसने बहुत पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसने मैमी के लिए एक दुखद दयनीय प्रतिद्वंदी बना दिया था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम ही मेरे पास हो लैला। वे उसके जीवन की परिस्थितियां थी, उसके अपरिहार्य सत्य थे। मैं काका हकीम से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, वह हमें आशीर्वाद देंगे। लैला, मुझे पता है वह सही था, वह सही था। भाभी ऐसा करेंगे, लेकिन यह उसे तोड़ देगा। तारिक अभी भी बोल रहा था। उसकी आवाज धीमी हुई, फिर ऊंची विनती, फिर तर्क। उसका चेहरा आशा से भर गया, फिर त्रस्तता से। मैं नहीं कर सकती, लैला ने कहा। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ करे, मुझे तुमसे प्यार है। उसने उससे ये शब्द सुनने के लिए कितनी देर तक इंतजार किया था। कितनी बार उसने सपने में उन्हें बोलते हुए देखा था। आखिरकार वे शब्द बोले गए और उस विडंबना ने उसे तोड़ दिया। मैं अपने पिता को नहीं छोड़ सकती, लैला ने कहा। मैं ही उनके पास बची हूँ। उनका दिल भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तारिक जानता था, वो जानता था कि वो अपनी जिंदगी के फर्ज से उतना ही नाता तोड़ सकती है जितना वो अपनी जिंदगी के लिए चलता रहा। उसकी मिन्नतें और उसके खंडन, उसके प्रस्ताव, उसकी माफी, उसके और उसके आंसू। अंततः लैला को वहां से हटना पड़ा। दरवाजे पर उसने बिना उससे अलविदा कहे जाने का वादा करवाया। उसने दरवाजा बंद किया। लैला उस पर अपनी पीठ टिकाए उसकी तेज मुट्ठियों से कांपती रही। एक हाथ से अपना पेट पकड़े और एक हाथ से मुंह पर रखे। जैसे ही वह दरवाजे से बोला और वादा किया कि वह वापस आएगा, वह उसके पास वापस आएगा, वह वहीं खड़ी रही,
जब तक वह थक नहीं गया, जब तक उसने हार नहीं मान ली। और फिर उसने उसके बेतरतीब कदमों की आहट सुनी, जब तक वे धीमे नहीं हो गए, जब तक सब कुछ शांत नहीं हो गया, सिवाय पहाड़ियों में गोलियों की तड़तड़ाहट और उसके पेट, उसकी आंखों, उसकी हड्डियों में धड़कते अपने दिल के। थैंक यू। A Thousand Splendid Suns, Chapter 26। यह साल का अब तक का सबसे गर्म दिन था। पहाड़ों की तपती गर्मी ने शहर को धुएं की तरह ढक लिया था। कई दिनों तक बिजली गुल थी। पूरे काबुल में बिजली के पंखे बेकार पड़े थे, मानो मजाक उड़ा रहे हों। लैला लिविंग रूम के सोफे पर निश्चल लेटी हुई थी। उसके ब्लाउज से पसीना बह रहा था। हर सांस उसकी नाक की नोक को जला रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता मम्मी के कमरे में बातें कर रहे हैं, 2 रात पहले, और फिर पिछली रात वह जाग गई थी और उसे लगा कि उसने नीचे की आवाजें सुनी हैं। वे अब रोज बातें करते थे, गोली लगने के बाद से, गेट में नए छेद के बाद से, बाहर दूर से तोपों की गड़गड़ाहट, फिर और करीब से गोलियों की एक लंबी श्रृंखला की हकलाहट, उसके बाद एक और। लैला के अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ अपराध बोध शर्म के साथ, और दूसरी तरफ यह विश्वास कि उसने और तारिक ने जो कुछ भी किया वह पाप नहीं था, कि यह स्वाभाविक था, अच्छा था, सुंदर था, यहाँ तक वे अपरिहार्य भी था, इस ज्ञान से प्रेरित कि वे शायद ऐसा कर सकते हैं। एक दूसरे को फिर कभी न देखें। लैला अब सोफे पर करवट लेकर लेट गई और कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। एक बार जब वे जमीन पर थे, तारिक ने अपना माथा उसके माथे पर टिका दिया। फिर उसने हाँफते हुए कुछ कहा, या तो मैं तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं। क्या मैं तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं? क्या मैं तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं? लैला तय नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या कहा था। क्या मैं तुम्हें दुख पहुंचा रहा हूं? क्या इससे आपको कष्ट हो रहा है? उसे गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे और यह सब कुछ हो चुका था। समय उन तीखी यादों की धार को कूंद कर रहा था। लैला मन ही मन घबरा गई। उसने क्या कहा था? अचानक यह उसे जानना जरूरी लगा। लैला ने अपनी आंखें बंद कर ली, एकाग्रचित्त। समय बीतने के साथ वह धीरे धीरे इस काम से थक जाएगी। उसे जो लंबे समय से मृत था, उसे फिर से जीवित करना, और फिर भी ज्यादा थका देने वाला लगेगा। दरअसल सालों बाद एक दिन ऐसा आएगा जब लैला उसके जाने का गम नहीं मनाएगी। यह उतनी बेरहमी सी नहीं, लगभग नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब उसके चेहरे की बारीकियां यादों की गिरफ्तार से ओझल होने लगेंगी। जब सड़क पर किसी माँ को अपने बच्चे को तारिक का नाम पुकारते हुए सुनना उसे अब और नहीं कचोटेगा। उसे उसकी उतनी याद नहीं आएगी जितनी अब आती है। जब उसकी अनुपस्थिति का दर्द उसका निरंतर साथी था, किसी अंग भंग के काल्पनिक दर्द की तरह। कभी कभार लैला बड़ी हो जाती, कमीज प्रेस करती या अपने बच्चों को झूले पर झुलाती। कोई छोटी सी बात, शायद किसी तपते दिन उसके पैरों के नीचे किसी कार पालतू जानवर की गर्माहट या किसी अजनबी के माथे का उभार, उस दोपहर की यादें ताजा कर देती। और ये सब याद आ जाता कि उसकी सहजता, हैरत अंगेज ना समझी, उसका भद्दापन, उस कृत्य का दर्द, उसका सुख, उसकी उदासी, उसके उलझे हुए जिस्मों की गर्मी। वह उसमें बाढ़ ला देगा, उसकी सांसें छीन लेगा, लेकिन फिर सब बीत जाएगा। वो पल बीत जाएगा, उसे उदास छोड़ दो। एक अस्पष्ट बेचैनी के अलावा कुछ भी महसूस ना हो। उसने सोचा कि उसने कहा था, क्या मैं तुम्हें चोट पहुंचा रहा हूं? बस यही था। लैला खुश थी कि उसे याद था। तभी भाभी दालान में थे।
सीढ़ियों के ऊपर से उनका नाम पुकार रहे थे, उसे जल्दी से ऊपर से आने के लिए कह रहे थे। वह मान गई है, उसने कहा। उसकी आवाज़ दबी हुई उत्तेजना से काँप रही थी। हम जा रहे हैं लैला, हम तीनों, हम काबुल छोड़ रहे हैं। मम्मी के कमरे में वे तीनों बिस्तर पर बैठे थे। बाहर हिकम तैयार और मसूद की सेनाएं आपस में लड़ती रहीं और रॉकेट आसमान में तेजी से बरस रहे थे। लैला जानती थी कि शहर में कहीं किसी की मौत हुई है और किसी इमारत के ऊपर काले धुएं का एक गुबार मंडरा रहा है, जो धूल के गुबार में ढह गई है। सुबह सुबह वहां लाशें होंगी, कुछ को इकट्ठा किया जाएगा, कुछ को नहीं। फिर काबुल के कुत्ते, जिन्हें इंसानी मांस खाने की लत लग गई है, दावत उड़ाएंगे। फिर भी लैला का मन उन गलियों में दौड़ने को कर रहा था। वह अपनी खुशी को नहीं रोक पा रही थी। खुशी से चीखने से बचने के लिए बैठने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। भाभी ने कहा कि वे पहले पाकिस्तान जाएंगे, वीज़ा के लिए आवेदन करने। पाकिस्तान, जहाँ तारिक था। तारिक तो बस 17 दिन ही गया था। लैला ने उत्साह से हिसाब लगाया। काश मामी ने 17 दिन पहले ही मन बना लिया होता, तो वे दोनों साथ निकल सकते थे। वह अभी तारिक के साथ होती, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पेशावर जा रहे थे, वह, मामा और भाभी, और वहाँ उन्हें तारिक और उनके माता पिता मिल जाएंगे, जरूर मिलेंगे। वे एक साथ मिलकर अपने कागजी काम निपटाएंगे। फिर कौन जाने यूरोप, अमेरिका, शायद, जैसा कि भाभी हमेशा कहते थे, समुद्र के किनारे कहीं। मम्मी आधी लेटी हुई थी, आधी सिरहाने पर तख्ती पर बैठी हुई थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। वे अपने बाल नोच रही थी। 3 दिन पहले लैला हवा में सांस लेने के लिए बाहर गई थी। वह सामने के दरवाजे के पास उनसे टिक कर खड़ी थी। तभी उसे एक तेज दरार सुनाई दी और उसके दाहिने कान के पास कुछ ऐसा गुजरा जिससे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उसकी आंखों के सामने उड़ गए। गियती की मौत के बाद और काबुल पर हजारों राउंड फायरिंग और अनगिनत रॉकेट गिरने के बाद दरवाजे में उस एक गोल छेद को देखकर, जो लैला के सिर से 3 अंगुल से भी कम दूरी पर था, मम्मी की नींद खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि एक युद्ध ने उनके 2 बच्चों को पहले ही खो दिया था। यह नया युद्ध उनके बचे हुए बच्चों को भी खो सकता है। कमरे की दीवारों से अहमद और नूर मुस्कुरा रहे थे। लैला ने देखा कि मम्मी की आंखें अब अपराध बोध से एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पर घूम रही थी, मानो उनकी सहमति चाह रही हो, उनका आशीर्वाद, मानो माफी मांग रही हूँ। हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं बचा है, भाभी ने कहा। हमारे बेटे चले गए, लेकिन लैला अभी भी हमारे पास है। फरीबा, हम दोनों अभी भी हमारे साथ हैं। हम एक नई जिंदगी बना सकते हैं। भाभी बिस्तर के उस पार पहुंच गए। जब वह उसका हाथ थामने के लिए झुकी, तो मम्मी ने उसे जाने दिया। उनके चेहरे पर एक रियायत का भाव था, त्याग का भाव। उन्होंने एक दूसरे का हाथ हल्के से थामा और फिर वे एक दूसरे की बाहों में चुपचाप झूलने लगे। मम्मी ने अपना चेहरा उनकी गर्दन में छिपा लिया। उन्होंने मुट्ठी भरकर उनकी कमीज पकड़ी। उस रात घंटों तक उत्साह ने लैला की नींदें उड़ा दी। वह बिस्तर पर लेटी रही, क्षितिज को नारंगी और पीले रंग के चटक रंगों में जगमगाते हुए देखती रही। हालांकि अंदर के उत्साह और बाहर के तोपों की गड़गड़ाहट के बावजूद एक ऐसा समय आया जब उसे नींद आ गई और सपना देखा। वे समुद्र के तट पर एक पट्टी पर एक रजाई में बैठे हैं। दिन ठंडा और बादलों से घिरा है, लेकिन तारिक के बगल में, उसके कंधों पर ओढ़े कंबल के नीचे गर्मी है। उसे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। हवा के पेड़ों से हवा से उड़ते तार के पेड़ों की एक कतार के नीचे उखड़ी हुई सफेद रंग की एक नीली बाड़ के पीछे खड़ी है। हवा उसकी आंखों में आंसू ला देती है और उनके जूतों को रेत में धंसा देती है।
सूखी घास की गांठों के एक टीले की घुमावदार चोटियों से दूसरे टीले पर फेंक देती है। वे दूर से नाव को उछलते हुए देख रहे हैं। उनके चारों ओर सीगल हवा में चीखते और कांपते हैं। हवा उथली, घुमावदार ढलानों से रेत का एक टुकड़ा और छींटा उड़ाती है। तभी एक मंत्र जैसी आवाज आती है और वह उसे कुछ बताती है जो बाबी ने उसे सालों पहले गाती रेत के बारे में सिखाया था। वह उसकी भौहों को सहलाता है, उन पर से रेत के कण पूंछता है। वह उसकी उंगली पर पट्टी की एक झलक देखती है। वह बिल्कुल उनकी उंगली जैसी है, सुनहरे रंग की, जिसके चारों ओर एक तरह की भूल भुलैया जैसी आकृति बनी हुई है। यह सच है, वह उससे कहती है, यह अनाज के विरुद्ध अनाज का घर्षण है। सुनो। वह सुनता है। वह भौहें चढ़ाता है। वे इंतजार करते हैं। वे इसे फिर से सुनते हैं। एक कराहने जैसी आवाज। वह हवा धीमी होती है। जब तेज चलती है, एक म्याऊं म्याऊं जैसी आवाज में कोरस। बाबी ने कहा कि उन्हें केवल वही लेना चाहिए जो बिल्कुल जरूरी है, बाकी वे बेच देंगे। जब तक मुझे काम नहीं मिल जाता, तब तक हमें पेशावर में ही रहना होगा। अगले 2 दिनों तक उन्होंने बेचने के लिए सामान इकट्ठा किया और उन्हें अपने बड़े बड़े ढेरों में जमा किया। अपने कमरे में लैला ने पुराने ब्लाउज, पुराने जूते, किताबें, खिलौने, सब कुछ एक तरफ रख दिया। बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो उसे एक छोटी सी पीली सी कांच की गाय मिली, जो हसीना ने 5वीं कक्षा के अवकाश के दौरान उसे दी थी। एक छोटा सा फुटबॉल की चेन, जो गियती का तोहफा था। पहियों वाला एक छोटा सा लकड़ी का जेबरा। एक सिरेमिक अंतरिक्ष यात्री, जो उसे और तारिक को एक दिन नाले में मिला था। वह 6 साल की थी और वह 8 साल का। लैला को याद आया कि उनके बीच एक छोटी सी बहस हुई थी, जिस पर उनमें से किसी एक ने उसे पाया था। मम्मी ने फिर भी अपना सामान समेटा। उनकी हरकतों में एक झिझक थी। उनकी आंखों में एक सुस्त, दूर की नजर थी। उन्होंने अपनी अच्छी प्लेटें, नैपकिन, सभी गहने, उनकी शादी की अंगूठी को छोड़कर और उनके अधिकांश पुराने कपड़े, तुम उसे बेच दो। तुम इसे बेच तो नहीं रही हो, है ना? लैला ने मम्मी से शादी की पोशाक उठाते हुए कहा। पोशाक उनकी गोद में खुल गई। उसने नेकलाइन पर कफ लगे फीते की रिबन और आस्तीनों पर लगे हाथ से सिले हुए मोती को छुआ। मम्मी ने कंधे उचकाए और उसे उससे ले लिया। उन्होंने उसे कपड़ों के ढेर पर तेजी से फेंक दिया, मानो एक ही झटके में बैंडेड फाड़ दिया गया हो। लैला ने सोचा, भाभी को सबसे अधिक कष्टकारी कार्य करना पड़ा। लैला ने उसे अपने अध्ययन कक्ष में खड़ा पाया। उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। जब वह अपनी अलमारियों का जायजा ले रहे थे, उसने एक पुरानी टी शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर सैन फ्रांसिस्को के लाल पुल की तस्वीर थी। सफेद पानी से घना कोहरा उठ रहा था और पुल की मीनारों को अपनी चपेट में ले रहा था। तुम्हें पुरानी बात पता है, उसने कहा। तुम एक निर्जन द्वीप पर हो। तुम्हारे पास 5 किताबें हो सकती हैं। तुम कौन सी चुनोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा। हमें आपके लिए एक नया संग्रह शुरू करना होगा, भाभी। वह उदास होकर मुस्कुराए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं काबुल छोड़ रहा हूँ। मैंने यहीं पढ़ाई की, यहीं पहली नौकरी पाई, यहीं पिता बना। यह सोचकर अजीब लगता है कि जल्द ही मैं किसी और शहर के आसमान के नीचे सो रहा हूँगा। यह मेरे लिए भी अजीब है। सारे दिन काबुल के बारे में यह कविता मेरे दिमाग में घूमती रही। सायब ए तबरीबी ने इसे शायद 17वीं सदी में लिखा था। मुझे पूरी कविता याद थी, लेकिन अब मुझे बस 2 पंक्तियां याद हैं। कोई उसकी छतों पर चमकते चांदों को नहीं गिन सकता, या उनकी दीवारों के पीछे छिपे हजारों शानदार सूरजों को नहीं गिन सकता। लैला ने ऊपर देखा। वह रो रहा था।
उसने उसकी कमर पर हाथ रखा। ओह भाभी, हम वापस आएंगे। जब यह जंग खत्म हो जाएगी, हम काबुल वापस आएंगे। इंशाअल्लाह, तुम देखोगे। तीसरी सुबह लैला ने सामान के ढेर को आंगन में ले जाकर सामने के दरवाजे पर रखना शुरू कर दिया। फिर वे टैक्सी बुलाकर सारा सामान गिरवी रखने की दुकान पर ले जाते। लैला घर और आंगन के बीच कपड़ों और बर्तनों के ढेर और भाभी की किताबों के बक्सों को ढोते हुए इधर उधर घिसटती रही। दोपहर तक जब सामने के दरवाजे पर सामान का ढेर कमर तक ऊंचा हो गया था, तो उसे थक जाना चाहिए था, लेकिन हर चक्कर के साथ उसे एहसास हुआ कि वह तारिक से दोबारा मिलने और भी करीब आ गई थी। और हर चक्कर के साथ उसे अपने पैर और भी फुर्तीले और उनकी बाहें और भी थकी हुई होती थी। हमें एक बड़ी टैक्सी की आवश्यकता होगी। लैला ने ऊपर देखा। ऊपर अपने बेडरूम से मम्मी आवाज दे रही थी। वह खिड़की से बाहर झुकी हुई थी, अपनी कोहनियां चौखट पर टिकाए हुए। उनके सफेद होते बालों में उलझी चटक और गर्म धूप के पतले खींचे हुए चेहरे पर चमक रही थी। मम्मी ने वही कोबाल्ट नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उन्होंने 4 महीने पहले लंच के पार्टी वाले दिन पहनी थी। एक जवान औरत के लिए बनी एक जवानी वाली ड्रेस, लेकिन एक पल के लिए लैला को मम्मी एक बूढ़ी औरत जैसी लगी। पतली बाहों और धसी हुई कनपटियों और थकान के काले घेरे से घिरी धीमी आंखों वाली एक बूढ़ी औरत उस धुंधली शादी की तस्वीरों में चमकती हुई गोल मटोल औरत से बिल्कुल अलग। 2 बड़ी टैक्सियां, लैला ने कहा। वह भाभी को भी देख सकती थी, जो लिविंग रूम में किताबों के बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रख रही थी। जब ये सब खत्म हो जाए तो ऊपर आ जाना, मम्मी ने कहा। हम दोपहर के खाने के लिए बैठेंगे। उबले अंडे और बची हुई फलियां, मेरा पसंदीदा, लैला ने कहा। उसे अचानक अपने सपने का ख्याल आया। वह और तारिक एक रजाई में, समंदर, हवा, टीले, गाती रेत की। लैला रुक गई। उसने जमीन की एक दरार से एक धूसर छिपकली को रेंगते हुए बाहर आते देखा। उसका सिर इधर उधर घूम रहा था। उसने पलकें झपकाई। वह एक चट्टान के नीचे भाग गई। लैला को फिर से समुद्र तट्टू की तस्वीर याद आई। बस अब चारों ओर गाना बज रहा था और बढ़ता जा रहा था, पल पल तेज और ऊंचा। उसकी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। बाकी सब कुछ डूब गया था। अब सिंगल पंखदार स्वांग रच रहे थे, बिना आवाज के अपनी चोंच खोल बंद कर रहे थे, और लहरें झाग और फुहारों से टकरा रही थी। लेकिन कोई गर्जना नहीं। रेत गाती रही, अब चीख रही थी। एक आवाज, झंझनाहट जैसी। कोई झंझनाहट नहीं, एक सीटी की आवाज। लैला ने किताबें अपने पैरों पर रख दी। उसने आसमान की तरफ देखा, एक हाथ से अपनी आंखें ढक ली। फिर एक विशाल गर्जना, उसके पीछे सफेद रंग की चमक। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ गर्म और शक्तिशाली चीजें उसके अंदर घुस गई। पीछे इसने उसे उसकी चप्पलों से गिरा दिया, उसे ऊपर उठा लिया, और अब वह उड़ रही थी, हवा में घूम रही थी। पहले आकाश, फिर धरती, फिर आकाश, फिर धरती देख रही थी। लकड़ी का एक बड़ा जलता हुआ टुकड़ा गुजर रहा था। कांच के हजारों टुकड़े भी गुजर रहे थे, और लैला को ऐसा लग रहा था कि वह एक को अपने चारों ओर उड़ते हुए देख सकती है। धीरे धीरे एक सिरे से दूसरे सिरे पर पलटते हुए सूरज की रोशनी हर एक में समा रही थी। छोटे खूबसूरत इंद्रधनुष। तभी लैला दीवार से टकराई, जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे और बाहों पर धूल, कंकड़ और कांच की बौछार हो गई। आखिरी चीज जो उसे याद आई वह थी पास में जमीन पर गिरती हुई किसी चीज का खून से लथपथ टुकड़ा। उस पर घने कोहरे में से झांकता हुआ एक लाल पुल का सिरा। आकृतियां इधर उधर घूम रही थी। ऊपर छत से एक फ्लोरोसेंट रोशनी चमक रही थी। एक औरत का चेहरा दिखाई देता है, जो उसके ऊपर मंडरा रहा था। लैला अंधेरे में वापस चली जाती है।
एक और चेहरा, इस बार एक आदमी का। उसके चेहरे के भाव चौड़े और लटके हुए लग रहे थे। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज नहीं। लैला को बस घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही। आदमी उसकी तरफ हाथ हिलाता है, भौहें चढ़ाता है। उसके होठ फिर से हिलते हैं। दर्द होता है। सांस लेने में भी दर्द होता है। हर जगह दर्द होता है। एक गिलास पानी, एक गुलाबी गोली, वापस अंधेरे की ओर। फिर से वही औरत, लंबा चेहरा, सकरी आंखें। वह कुछ कहती है। लैला को घाटियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन वह शब्दों को गाढ़े काले सिरप की तरह उस औरत के मुंह से छलकते हुए देख सकती है। उसकी छाती में दर्द है। उसके हाथ पैर दुख रहे हैं। चारों ओर आकृतियां घूम रही हैं। तारिक कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? अंधेरा, तारों का झुंड, बाबी और वह कहीं ऊंचे पर बैठे हैं। वह जो कि एक खेत की ओर इशारा कर रहे हैं। एक जनरेटर चालू होता है। लंबे चेहरे वाली महिला उसके ऊपर खड़ी होकर नीचे देख रही है। सांस लेने में दर्द होता है। कहीं पर ऑर्किडियन बज रहा है। शुक्र है। फिर से गुलाबी गोली। फिर से एक गहरा सन्नाटा। सब कुछ पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। थैंक यू। A Thousand Splendid Suns, Part 3, Chapter 27, मरियम। मरियम, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? लड़की की आंखें फड़क उठी। क्या आपको पता है कि क्या हुआ है? लड़की के होंठ कांपने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कुछ निगला। उसका हाथ उसके बाएं गाल पर फिरा। उसने कुछ बुदबुदाया। मरियम और करीब झुक गई। इस कान से, लड़की ने धीमी आवाज में कहा। मुझे सुनाई नहीं देता। पिछले हफ्ते भर से बच्ची सिर्फ सोती रही। अस्पताल में रसीद द्वारा दिलवाई गई गुलाबी गोलियों की मदद। नींद में वह कुछ बुदबुदाती रहती थी। कभी कभी वह अटपटी बातें करती, चिल्लाती, ऐसे नाम पुकारती जिन्हें मरियम पहचान नहीं पाती थी। नींद में रोती, बेचैन हो जाती, कंबल हटा देती और फिर मरियम को उसे पकड़ कर रखना पड़ता। कभी कभी उसे उल्टी आती। मरियम उसे जो कुछ भी खिलाती, वह सब उलट कर देती। जब वह उत्तेजित नहीं होती थी, तो वह लड़की एक उदास और गुमसुम से दिखती थी। कंबल के नीचे से उसकी आंखें टकटकी लगाए देखती रही थी और मरियम और रसीद के सवालों के छोटे छोटे जवाब देती रहती थी। कभी कभी वह बच्चों जैसी हरकतें करती, अपना सिर इधर उधर झटकती थी। जब मरियम फिर रसीद उसे खाना खिलाने की कोशिश करते थे। जब मरियम चम्मच लेकर उसके पास जाती, तो वह एकदम अकड़ जाती थी, लेकिन वह जल्दी थक जाती थी और आखिरकार उनके लगातार दबाव के आगे हार मान लेती थी। हार मानने के बाद वह लंबे लंबे समय तक सोती रहती थी। रसीद ने मरियम से लड़की के चेहरे और गर्दन पर लगे घावों और उसके कंधे, बाहों और पैरों पर टांकों से सिले हुए जख्मों पर एंटीबायोटिक मरहम लगाने को कहा। मरियम ने उन पर पट्टियां बांधी, जिन्हें उसने धोकर दोबारा इस्तेमाल किया। जब लड़की को उल्टी आई, तो उसने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर पीछे की ओर पकड़ लिया। वह कितने दिन रुकेगी? उसने रसीद से पूछा। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। उसे देखो, उसकी हालत चलने लायक नहीं है, बेचारी। रसीद ही वह व्यक्ति था जिसने लड़की को ढूंढा, जिसने उसे मलबे के नीचे से निकाला। अच्छा हुआ मैं घर पर था, उसने लड़की से कहा। वह मरियम के बिस्तर के बगल में एक तह वाली कुर्सी पर बैठा था, जहां लड़की लेटी हुई थी। तुम्हारे लिए तो किस्मत अच्छी है, मैंने तुम्हें अपने हाथों से निकाला। धातु का टुकड़ा इतना बड़ा था, यहाँ। उसने अपना अंगूठा और तर्जनी उंगली फैलाकर उसे दिखाया, जो मरियम के अनुमान से कम दुगना बड़ा था। इतना बड़ा, तुम्हारे कंधे से बिल्कुल बाहर निकला हुआ था। वह सचमुच अंदर धंसा हुआ था। मुझे लगा था कि मुझे प्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन तुम ठीक हो। देखते ही देखते तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
रसीद ने ही हकीम की कुछ किताबें बचाई। उनमें से अधिकतर राख हो चुकी थी। मुझे डर है कि बाकी लूट ली गई होंगी। पहले हफ्ते उसने मरियम को बच्ची की देखभाल करने में मदद की। एक दिन वह काम से घर एक नया कंबल और तकिया लेकर आया। दूसरे दिन वह गोलियों की एक बोतल लेकर आया। उन्होंने कहा विटामिन। रसीद ने ही लैला को खबर दी थी कि उसके दोस्त तारिक के घर में अब कोई रहने लगा है। एक तोहफा, उसने कहा। सैयफ के एक कमांडर की तरफ से उसके 3 आदमियों को एक तोहफा। वे तीनों असल में युवा और धूप से तपते चेहरों वाले लड़के थे। मरियम जब भी वहां से गुजरती उन्हें देखती थी, हमेशा मिलिट्री वर्दी में, तारिक के घर के सामने वाले दरवाजे पर बैठे, ताश खेलते और सिगरेट पीते हुए। उनकी कलाश्रिकोव राइफलें दीवार से टिकी रहती। बलवान, बहुल, आत्मसंतुष्ट और घमंडी स्वभाव वाला लड़का नेता था। सबसे छोटा लड़का सबसे शांत था, जो अपने दोस्तों की बेफिक्री को पूरी तरह से अपनाने से हिचकिचाता हुआ था। मरियम के पास से गुजरते समय वह मुस्कुराता और सिर झुकाकर सलाम करता था। ऐसा करने पर उसका दिखावटी घमंड कुछ कम हो जाता था और मरियम को उसमें से अभी तक अछूती विनम्रता की झलक दिखाई देती थी। फिर एक सुबह रॉकेट घर पर आकर गिरे। बाद में अफवाह फैली कि इन्हें वदाहत के हजारों ने दागा था। कुछ समय तक पड़ोसियों को लड़कों के शरीर के टुकड़े मिलते रहे। उन्हें इसका अंजाम भुगतना ही था, रसीद ने कहा। मरियम ने सोचा कि रॉकेट हमले में घर जलकर राख हो गया था। ऐसे में लड़की का भाग्यशाली होना स्वाभाविक था कि उसे मामूली चोटें आईं। धीरे धीरे लड़की की सेहत में सुधार होने लगा। वह ज्यादा खाने लगी, अपने बाल खुद संवारने लगी, वह खुद नहाने लगी, खाने लगी। वह मरियम और रसीद के साथ नीचे बैठकर खाने लगी। लेकिन फिर अचानक कोई स्मृति उभर आती और सन्नाटा छा जाता, या फिर चिड़चिड़ेपन के दौरे पड़ते, अलगाव और टूट जाना, उदास निगाहें, बुरे सपने और अचानक शोक के दौर, उल्टी आना और कभी कभी पछतावा भी होता। एक दिन उसने कहा, मुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। मरियम चादरें बदल रही थी। लड़की फर्श पर बैठी देख रही थी। उसके चोटिल घुटने उसकी छाती से लगे हुए थे। मेरे पिता बक्से बाहर निकालना चाहते थे, किताबें। उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। मैं बहुत उत्सुक थी। जब यह सब हुआ, तब घर के अंदर मुझे होना चाहिए था। मरियम ने साफ चादर को झटका देकर बिस्तर पर बिछा दिया। उसने उस लड़की को देखा, उसके सुनहरे घुंघराले बालों को, पतली गर्दन, हरी आंखें, उभरी हुई गाल की हड्डियों को और उभरे हुए होठों को। मरियम को याद आया कि जब वह छोटी थी तब उसने उसे गलियों में देखा था, अपनी माँ के साथ उनके पीछे पीछे लड़खड़ाते हुए तंदूर की ओर जाते हुए, अपने छोटे भाई के कंधों पर बैठी, जिसके कानों पर बालों का गुच्छा था, बढ़ाई के लड़के के साथ कंचे खेलती हुई। लड़की पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो मरियम के ज्ञान की कोई बात सुनने या हौसला बढ़ाने की उम्मीद कर रही हो। लेकिन मरियम के पास क्या ज्ञान था, क्या हौसला। मरियम को वह दिन याद था जब उन्होंने नाना को दफनाया था और मुल्ला फैजुल्लाह ने जब उसके लिए कुरान की आयतें पढ़ी थी। तब उसे जितना कम सुकून मिला था। धन्य है वह जिसके हाथ में राज्य है और जो हर चीज पर अधिकार रखता है, जिसने मृत्यु और जीवन को इसलिए बनाया है ताकि वह तुम्हारी परीक्षा ले। या जब उन्होंने उसके अपराध बोध के बारे में कहा था, ये विचार अच्छे नहीं मरियम, जो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये तुम्हारी गलती नहीं है, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। वह उस लड़की को ऐसा क्या कह सकती थी जिससे उसका बोझ हल्का हो जाए। असल में मरियम को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लड़की का चेहरा अचानक से बिगड़ गया। वह चारों हाथों पैरों के बल बैठकर कहने लगी कि उसे उल्टी आ रही है। रुको जरा, ठहरो, मैं एक बर्तन लाती हूँ। जमीन पर नहीं, मैंने अभी अभी साफ किया है। ओह हे भगवान। फिर एक दिन
लड़की के माता पिता की जान लेने वाले विस्फोट के लगभग 1 महीने बाद एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया। मरियम ने दरवाजा खोला। उसने अपना काम बताया। आपसे मिलने एक आदमी आया है, मरियम ने कहा। लड़की ने तकिए से अपना सिर उठाया। वह कहता है कि उसका नाम अब्दुल शरीफ है। मैं किसी अब्दुल शरीफ को नहीं जानती। अच्छा, वो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। आपको नीचे आकर उनसे बात करनी चाहिए। थैंक यू।